अब हम लोग चर्चा करते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी पर्यटन स्थल के बारे में। और एक बात आपको मैं बता दूं, बस्तर में सर्वाधिक पर्यटन के केंद्र मिलेंगे आपको, लेकिन जितने भी पर्यटन के केंद्र मिलेंगे वो प्राकृतिक पर्यटन के केंद्र हैं। अब चाहे वहाँ पे मैं वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूँ, राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, चाहे मैं विभिन्न बहुत सारे जलप्रपात की बात करूँ या घाटियों के बारे में बात करूँ, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। और उनको हम वन्य जीव पढ़ते पढ़ते, जलप्रपात पढ़ते पढ़ते उन सब टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर करते हैं। फिर भी मैं 2-4 टॉपिक के बारे में लगातार डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से लगातार प्रश्न बनते हैं। बस्तर संभाग, नो डाउट पूरे छत्तीसगढ़ के लोग अगर छत्तीसगढ़ में कभी पर्यटन के लिए अगर मूड बनाए, सबसे पहला कहाँ है? बस्तर, पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पर्यटन अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, ये कांकेर जिला है, यह हमारा कोंडागांव है, क्लॉकवाइज चले, ये बस्तर है, ये सुकमा, ये बीजापुर, नारायणपुर, बीच में कौन सा है? दंतेवाड़ा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, कांकेर में एक याद रखेंगे आप, गढ़िया पहाड़। कांकेर का क्या याद रखेंगे? गढ़िया पहाड़। कांकेर शहर में है ये गढ़िया पहाड़। गढ़िया पहाड़ जहां कभी ऊपर में उस पहाड़ के ऊपर में राजा रानी के रहने का, वहां पे ऊपर में बना हुआ तालाब, ये सब का अपना एक प्रमुख महत्व है। गढ़िया पहाड़, कांकेर जिले का गढ़िया पहाड़। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखेंगे कोंडागांव में आपका पर्यटन का केंद्र है केशकाल घाटी। सुने थे? ये लो भाई, मैं लिख दिया यहाँ पे केशकाल घाटी। केशकाल घाटी, एक बार तो पूछा गया था केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? 13। आयोग बोला 12, तो 12। कितने मोड़ हैं? 12। केशकाल घाटी। बस्तर का प्रवेश द्वार, क्या कहा जाता है इसको? बस्तर का प्रवेश द्वार। सुने थे क्या? बस्तर का प्रवेश द्वार। ये लो भाई, बस्तर का प्रवेश द्वार। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, यहीं पे बीच में एक और आपका घाटी है केशकाल घाटी के अंदर, जिसको कहा जाता है तेलिन घाटी। और उस घाटी में तेलिन माता का मंदिर है। सुने थे? चलो भाई, याद रखेंगे। कौन सा घाटी इसी के अंदर? केशकाल घाटी के अंतर्गत ही आपको मिलेगा तेलिन घाटी। ये मैं लिख दिया, तेलिन घाटी। और लिख लेना तेलिन माता का मंदिर, जिनसे अनुमति लेकर ही आप बस्तर में प्रवेश कर सकते हो। क्लियर है? चलो भाई, अगला मैं बात करूंगा कोंडागांव में ही, यही केशकाल घाटी से कुछ दूर पर एक जगह है जिसका नाम है गढ़धनौरा। सुने थे क्या? जगह कौन सा है? गढ़धनौरा। गढ़धनौरा का अपना एक पुरातात्विक महत्व भी है। यहां पे आपका मध्य पाषाण कालीन एविडेंस मिले, पाषाण घेरे 500 अर्धचंद्राकार पाषाण घेरे, 500 अर्धचंद्राकार पाषाण घेरे मिले, पत्थरों के टुकड़े मिले। ये लो भाई, याद रखेंगे, ये गढ़धनौरा का पाषाण घेरे बहुत फेमस। अच्छा, गढ़धनौरा से पास में ही एक जगह भी विकसित हो रहा है, करेंट अफेयर में बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सा है? बहुत बड़ा करेंट अफेयर है, मैं बता देता हूँ। ग्लास ब्रिज बनना है, बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनाया जा रहा है उसको। गढ़धनौरा, केशकाल घाटी और टाटामारी, 2 पहाड़ों के बीच में ग्लास ब्रिज बनना। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो जी, गढ़धनौरा समझ में आया? क्या है यहाँ पे? पाषाण घेरे। क्या है यहाँ पे? पाषाण, 500 पाषाण घेरे। यहीं से दूर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? टाटामारी। ये सब पास में जगह आएगा, टाटामारी। और इस टाटामारी को पर्यटन के रूप में, पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करना है। और इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है। ये लो भाई, ग्लास ब्रिज बनाने का सरकार का योजना है। ग्लास ब्रिज, टाटामारी बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनने वाला है, याद रखेंगे। चलो भाई, कोंडागांव में एक और जगह पढ़ लेते हैं, उसका नाम है भोंगापाल। कौन सा जगह? भोंगापाल। नाम सुने थे क्या?
ये लो भाई जगह लिख देता हूं मैं, भोंगापाल। काहे फेमस है, कोई बता सकता है क्या? काहे फेमस है? मतलब हद हो जा रहा है, बता रहा हूं, टेंशन दे रहे हो मेरे को। खंडित बौद्ध प्रतिमा, इससे देखो बौद्ध प्रतिमा बहुत बड़ा नहीं है, नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महत्व ये रखता है कि अगर बस्तर संभाग में भी अगर बौद्ध का प्रतिमा प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, ऐसा माना जा रहा है। खंडित बौद्ध प्रतिमा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, कौन सा जगह हो गया आपका ये? भोंगापाल। चलो भाई, अगर हम लोग बात करें कहां पे? बस्तर। कहां पे? बस्तर। बस्तर में हम चर्चा करते हैं और यहाँ के कुछ पर्यटन के स्थल देखते हैं बस्तर में। चलो बस्तर में अगर मैं पर्यटन का स्थल बात करूं तो यहाँ पे एक याद रखेंगे आप, कांगेर घाटी। एक जगह क्या याद रखेंगे? कांगेर घाटी। लो भाई एक जगह लिख दिया मैं, कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नाम सुने थे? अच्छा याद रखेंगे, कांगेर घाटी बस्तर के पास, मैं बोल रहा हूं कांगेर घाटी, इसका मतलब आपको यहां पे कांगेर घाटी भी मिलेगा, कांगेर नेशनल पार्क भी मिलेगा, कांगेर जलप्रपात भी मिलेगा। पूरा कांगेर कांगेर और कांगेर, जहां पे कांगेर लिखा आंख बंद करना है, टिक लगा देना है, बस्तर कांगेर, कांगेर घाटी। अच्छा यहीं पे अगर मैं बात करूं, कांगेर करपन गुफा का भी नाम सुने होंगे, या इसी कांगेर घाटी में आपका एक गुफा बनता है जिसका नाम है कुटुम्बसर गुफा। नाम सुने थे क्या? ये लो भाई इसका नाम मैं लिख दिया, कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा, ठीक। अगर इस कुटुम्बसर गुफा के बारे में बात करूं, अब तक प्राप्त छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, क्या याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा। ये लो भाई छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर एक बात और बात करूंगा तो इसमें छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा तो है, यहां पे याद रखेंगे कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछली है, अंधी मछली पाया जाता है। कुटुम्बसर गुफा अंधी मछली के लिए प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, इनके खोजकर्ता कौन थे? प्रोफेसर शंकर तिवारी। 1958, सब जन मिल के पेपर बनाना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो कौन से गुफा के बारे में बात कर रहे हैं? कुटुम्बसर। कुटुम्बसर गुफा में याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा। काहे फेमस है ये? अंधी मछली। इसका खोज, ये जो खोज करता थे इनके क्या है? शंकर तिवारी, 1958। अंधी मछली बार बार पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाता है प्रश्न, कौन सी ऐसी गुफा है जहां पे अंधी मछली पाई जाती? कुटुम्बसर गुफा। अच्छा एक और पर्यटन का केंद्र यहाँ पे आप याद रखेंगे जिनका नाम है विंता घाटी। हाँ, वो हर गुफा में रहेगा, वो हर गुफा में ऐसा निर्माण होगा, याद रखेंगे। आप दुनिया के किसी भी गुफा में जाए, स्टरलाइट का निर्माण होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पानी रिसता है, तो पत्थर में जो चूने का मात्रा रहता है वो बह के आता है, तो हर जगह आएगा। विशाखापट्टनम का आप बोर्रा क्यों जाए? ये कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वही है, वो जबरदस्ती का बनाया गया क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है वो। कोई भी गुफा में ऐसा बनेगा, वो पानी जहां से रिसेगा वहां बनेगा ही बनेगा, ऐसा है। चलो जल्दी आ जाओ वापस। बस्तर जिले में कौन सा आपका है? एक विंता घाटी। अच्छा यहीं पे अगर मैं पर्यटन का एक और जगह बताऊं, लाइन से अब लिखता चलता जा रहा हूं, जिनका नाम है भैंसा दरहा। कौन सा जगह है? भैंसा दरहा। भैंसा दरहा क्यों फेमस है आपका? प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का केंद्र है, प्राकृतिक मगरमच्छ का केंद्र। लिखते चलेंगे छोटा छोटा। अगर यहीं पे एक और मैं बात करूंगा तो याद रखेंगे तीरथगढ़ जलप्रपात। पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वहां पे और चर्चा करेंगे। कौन सा जगह है? तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात के बारे में अगर मैं बोलूं, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सीढ़ी नुमा जलप्रपात। दो खास बात याद रखेंगे, तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सीढ़ी नुमा जलप्रपात। सीढ़ी नुमा बोलने का मतलब समझ में आ रहा है ना?
वो जलप्रपात वहां से पानी एकदम से नीचे नहीं आता, सीढ़ी नुमा आता है। यही उसके सुंदरता का सबसे बड़ा कारण है, सीढ़ी नुमा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। सुने थे नाम? चलो बस्तर में एक और याद रखेंगे, चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात, अगर मैं चित्रकोट जलप्रपात के बारे में बात करूं तो चित्रकोट, अच्छा याद रखेंगे, कुट कभी नहीं लिखेंगे आप लोग, बहुत बच्चे कुट लिख डालते हो, चित्रकोट है। चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा, माफ करना, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का ही नहीं, या भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। 300 फीट इसका चौड़ाई है। भारत का न्यागरा कहा जाता है इनको, विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात न्यागरा है, इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। घोड़े के नाल के समान आकृति है। बहुत सारा खास बात, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों जलप्रपात बार बार पूछा जाएगा आपसे। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात में क्या क्या खास बात बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत का सबसे चौड़ा, चौड़ाई इनका 300 फीट, ऊंचाई है 90 फीट, चित्रकोट जलप्रपात। ये इसकी एक खास बात और, भारत का न्यागरा चौड़ा होने के कारण क्या कहा जाता है, भारत का घोड़े के नाल के समान इसकी आकृति है। जब हम पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश विदेश में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे हम पर्यटन में मंदिर, जलप्रपात या अन्य जगहों का फोटो लगाने का वक्त आता है, हम सबसे पहला फोटो किसका लगाते हैं, चित्रकोट जलप्रपात। और इनके माध्यम से हम अपना पर्यटन को विश्व, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करते हैं, चित्रकोट जलप्रपात। इसीलिए बार बार पूछा जाता है। चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात हो गया। ये भैंसादरहा एक और केंद्र है। चलो पढ़ाने के लिए तो और बहुत सारे हैं जो मैं पहाड़ों के साथ या अन्य विषय के साथ कवर करता हूँ। जैसे यहाँ का दंडक गुफा बहुत फेमस है, कांगेर करपन गुफा बहुत फेमस है, कैलाश गुफा बहुत फेमस है, देवगिरी गुफा बहुत फेमस, और बहुत सारे जगह हैं पर्यटन के नाम पर। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्राकृतिक चीज़ों को मैं और अन्य समय कवर करता हूँ, इसलिए ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, बस्तर में एक याद रखेंगे आप, नारायण पाल मंदिर। मंदिर में आप याद रखेंगे नारायण पाल मंदिर। ये लो भाई, नारायण पाल मंदिर। राजा सोमेश्वर देव प्रथम, छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम के कार्यकाल में बना हुआ ये नारायण पाल मंदिर, जहां पे उनके वंशावली का वर्णन है। 1111 ईस्वी का मंदिर, नारायण पाल मंदिर। अच्छा, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या जी, ये कौन सा मंदिर हो सकता है? विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर, नारायण पाल मंदिर। कहाँ की बात कर रहा था मैं अब तक? बस्तर। क्लियर है? चलो बाद में और बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। कहाँ पे आ जाऊं मैं? दंतेवाड़ा। अच्छा, दंतेवाड़ा में आ जाऊं तो दंतेवाड़ा, ये लो भाई, सबसे पहला मैं लिख देता हूं दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में एक मंदिर आप बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मंदिर है आपका? दंतेश्वरी मंदिर। दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर बहुत फेमस है, याद रखेंगे। मंदिर संखनी व डंकनी नदी के तट पर है। संखनी व डंकनी नदी के तट पर तराला ग्राम में बना हुआ मंदिर है। 14वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। पूरे बस्तर में, बस्तर के सबसे प्रमुख देवी दंतेश्वरी माता का मंदिर। यही वो मंदिर है जहां पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पे नर बलि होने का प्रमाण मिला। एविडेंस था कि यहाँ पे लोगों की बलि दी जाती थी। नर बलि सुनाऊंगा आपको जब मेरिया विद्रोह पढ़ाऊंगा मैं, तो याद रखेंगे। दंतेश्वरी मंदिर क्या है यहाँ पे आपका? संखनी व डंकनी नदी के तट पर तराला ग्राम में बना हुआ मंदिर है। नर बलि प्रथा चलने के प्रमाण है, बहुत फेमस है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर। आगे बढ़ूं क्या मैं? चलो, दंतेवाड़ा में ही, दंतेवाड़ा जिले में एक जगह आएगा जिसका नाम है बारसूर। नाम सुने थे क्या? हाल फिलहाल में बारसूर को तहसील बनाने का घोषणा किया गया है। अच्छा, इस बारसूर के बारे में मैं बात करूं तो बारसूर में कुछ बहुत फेमस जगह है। अच्छा, नंबर 1, बहुत सारे मंदिर। बारसूर में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे तालाब, 147 मंदिर, 147 तालाब बनाए गए थे इस मंदिर में।
मैं बात कर रहा हूं आपका लगभग 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी के आसपास, जब इस क्षेत्र में छिंदक नागवंशी राजाओं का शासन चल रहा था। बारसूर को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया और यहाँ पे 147 तालाब और एग्जैक्टली 147 मंदिर बनाए, इसलिए बारसूर को तालाबों व मंदिरों का नगर कहा जाता है। याद रखेंगे यहाँ पे तालाबों व मंदिरों का नगर, तालाबों व मंदिरों का नगर। एक बात आप ध्यान रखेंगे दोस्त, अगर सिर्फ तालाबों का नगर बोला जाए रतनपुर, सिर्फ मंदिरों का नगर बोला जाए आरंग, तालाबों व मंदिरों का नगर बोला जाए बारसूर। आज भी जंगलों के बीच में किसी कारण से खुदाई होता है, बारसूर में आज भी मंदिर और जंगलों के बीच में आज भी तालाब होने का एविडेंस मिलता है। बहुत फेमस जगह था ये भी मलबे में दफन बारसूर, तालाबों व मंदिरों का नगर। इस बारसूर का एक खास बात और, नंबर 1, जितने भी मंदिर बने थे या तो वो गणेश मंदिर हुआ करता था या वो मंदिर आपका भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था। और जहां पे शिव मंदिर रहेगा वहां नंदी का प्रतिमा मिलेगा। काले ग्रेनाइट के नंदी की प्रतिमा के लिए फेमस जगह है आपका बारसूर। जितने भी मंदिर में जाओगे आपको नंदी का मूर्ति मिलेगा, काले ग्रेनाइट। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न। नंदी की प्रतिमाओं के लिए, काले ग्रेनाइट से बने नंदी की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? बारसूर, क्योंकि वहीं पे सर्वाधिक शिव मंदिर मिले हैं। ये लो भाई, नंदी की प्रतिमा के लिए फेमस है। ये लो भाई, नंदी की प्रतिमा बारसूर। अच्छा, अब ध्यान देते चलेंगे। अब अगर हम लोग बारसूर के बारे में बात कर रहे हैं, बारसूर चर्चा करते हैं। बारसूर में क्या है? बारसूर में नंबर 1 आपको मिलेगा बत्तीसा मंदिर। क्या मिलेगा? बत्तीसा। ये एक प्रकार का शिव मंदिर है। बत्तीसा मतलब 32 खंबे हैं, उसमें 8 कॉलम है, 8 कॉलम और 4 रो, 8 4 जा 32, 32 खंभों वाला मंदिर, उसका नाम है बत्तीसा मंदिर। इस मंदिर में अगर आप अंदर जाओगे तो आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे। शिव मंदिर है अंदर में, और वो शिवलिंग बहुत गजब मैकेनिकल सिस्टम से बना हुआ है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। इसमें अगर इस शिवलिंग में ऊपर से पानी डाला जाता था तो जब लोड बढ़ जाता था मंदिर, वो जो शिवलिंग है वो घूमने लग जाता था जब तक पानी खाली ना हो जाए। ये ज्यादा पुराना नहीं, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। मतलब 13वीं 14वीं 12वीं 13वीं शताब्दी में बना ये मंदिर 700-800 सालों तक इतना गजब मैकेनिकल सिस्टम की शिवलिंग घूमता था। बहुत फेमस मंदिर बत्तीसा मंदिर। आज वर्तमान में लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। शिवलिंग है, कोई उसको मतलब छेड़छाड़ करना भी नहीं चाहता है। बत्तीसा मंदिर एक प्रकार का शिव मंदिर है, 32 खंभों वाला मंदिर। यहाँ जाओगे तो आपको लगातार नंदी का प्रतिमा देखने को मिलेगा जगह जगह बत्तीसा मंदिर में। अगर यहीं पे एक और बात करो तो चंद्रादित्य मंदिर। ये लो भाई, चंद्रादित्य मंदिर अलग है। ये चंद्रादित्य मंदिर सोमवंशी राजा धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य ने ये सब मंदिर का निर्माण करवाया। अगर यहाँ पे बात करें, विशाल गणेश प्रतिमा, विशाल गणेश प्रतिमा है यहाँ पे। विशाल गणेश प्रतिमा का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा गणेश भगवान का मूर्ति है। बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा मत समझ लेना, इतना ही बड़ा गणेश भगवान का। तो मूर्ति एक साथ है, एक मूर्ति बड़ा एक मूर्ति छोटा, लेकिन खास बात दोनों एक ही पत्थर पर है। एक ही पत्थर को तराश कर 2 अलग अलग गणेश का प्रतिमा बनाया गया है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। वो मंदिर कभी देखने का, इमेज देखने का मौका मिला क्या कहीं पे? मुक्तांगन में रखें क्या? अच्छा, वो अलग से एक गणेश भगवान बैठाए उसको मत बोलना ना। हाँ, एक साथ है क्या? हाँ, तो वो है। एक है ढोलकल महाराज, वो अलग है, वो बारसूर में नहीं है, दूर है वो। अच्छा चलो यहीं रहो अभी बारसूर में। मामा भांजा मंदिर, क्या मिलेगा यहाँ पे? मामा भांजा मंदिर। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। बहुत सालों तक, 700 सालों तक इस मंदिर में कुछ भी नहीं था, अशुभ माना जाता था। कहा जाता है अलग अलग की उदंतियां हैं। कहा जाता है मामा और भांजे नामक 2 शिल्पकार ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण करवाया। कहीं कहीं कहा जाता है मामा और भांजे ने मंदिर का निर्माण करवाया, बाद में दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा हो गया, दोनों शिल्पकार मामा और भांजे में। तो ऐसे बहुत सारी किंवदंतियां चलती हैं।
मामा भांजा मंदिर कहाँ पे है? बारसूर। इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है ये। सही मायने में बोले दंतेवाड़ा में, पूरे दंतेवाड़ा जिले में पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। कौन सा? बारसूर। बहुत सालों तक इस मामा भांजा मंदिर में कोई मूर्ति नहीं था। फिर बाद में ऐसा कहा गया कि मंदिर का खाली रहना अशुभ है, बाद में शिवलिंग स्थापित किया गया। अदरवाइज पहले सिर्फ वो मंदिर, हाँ देखने में बहुत सुंदर मंदिर है मामा भांजा। बारसूर एक बहुत जगह, आज भी उत्खनन का कार्य चलता है। बीच बीच में अनेक अभी वहां पे 8 खंभों वाला एक मंदिर प्राप्त हुआ है बारसूर में। गणेश का मंदिर है 8 खंभों वाला। तो ऐसे कुछ नाम दिया गया उनको, लगातार चलते रहता, आपको लगातार बारसूर से खबर आएगा। बहुत फेमस जगह था। इंद्रावती नदी के थोड़े से दूर में है, तट में है, वही सब मलबे में दफन होने के कारण ये सब जगह छुप गया था। बाद में अब धीरे धीरे उत्खनन हो रहा है, पता चल रहा है ऐसा भी कोई जगह था। ये याद रखेंगे आप, बारसूर। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं दूर में, ना दंतेवाड़ा में ना बारसूर में, दूर में एक ढोलकल मंदिर है। ढोलकल गणेश प्रतिमा सुने थे क्या? सुने थे? कभी आपने मूर्ति देखा होगा, एक गणेश भगवान अलग से एकदम आसमान में बैठे हैं, ऐसे दिखते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही खतरनाक जगह, एडवेंचरस है अपने आप का एक प्रकार का उस भगवान के दर्शन करना। 5 किलोमीटर आप पैदल चल के पहाड़ में जाओगे। और यहीं पे एक और जगह है, सुने होंगे, आकाश नगर है क्या? कहाँ है आकाश नगर? बचेली में? पक्का? यहीं पे लिख लेना बचेली। बचेली में लिख लेंगे आकाश नगर, आकाश में बसा हुआ नगर, आकाश नगर। ठीक है नहीं? ठीक है, चलो क्या लिख लिया आप लोग? आकाश नगर। आगे बढ़े। कौन सा जिला? दंतेवाड़ा। बस्तर समाप्त, कोंडागांव और ये। अब हम बात करेंगे नारायणपुर में। नारायणपुर में तो ऐसा कुछ पर्यटन का केंद्र है नहीं, अबूझमाड़ है तो देखना तो ना देखने से अच्छा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे नारायणपुर में अगर बात करूं, नारायणपुर में याद रखेंगे एक विवेकानंद आश्रम। इस बात को आप याद रखेंगे। नारायणपुर में क्या याद रखेंगे? विवेकानंद आश्रम याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित 2 विवेकानंद आश्रम है। एक तो आप बिल्कुल जानते हो और दूसरा कहाँ पे आपका? नारायणपुर। लेकिन इससे बढ़िया जगह कौन सा है आपका? नारायणपुर का ये विवेकानंद आश्रम बहुत फेमस है। और एक बात बता दूं, ये आश्रम इतना फेमस है, पूरे के पूरे अबूझमाड़ में रहने वाले बच्चों को ये आश्रम के लोग वहां से लाकर पढ़ाते लिखाते हैं निःशुल्क। बहुत अच्छा पढ़ाई करवाते हैं। विवेकानंद आश्रम बहुत फेमस। ये आश्रम के लोगों को ही सिर्फ अबूझमाड़ में जाने की अनुमति है। इनके साथ आप जा सकते हैं, ये बिल्कुल इनको परमिट है जाने का। इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आश्रम में, बहुत फेमस है। यहाँ के बच्चे IIT भी निकालते हैं, क्रैक करते, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं आश्रम। हाँ, यहीं पे हो सकता है, बहुत अच्छा जगह है क्योंकि नाम आश्रम है, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। इवन मैं यहाँ के स्कूल गया भी हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। जो वर्तमान सरकार से तो लाख गुना अच्छा निःशुल्क पढ़ाई का व्यवस्था यहाँ किया गया, वास्तविकता में बहुत अच्छा है विवेकानंद आश्रम। तो नारायणपुर का विवेकानंद आश्रम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो भाई अगला हम बात करते हैं। अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, यहाँ पे आ जाओ आप लोग। सुकमा में चिड़बिल माता मंदिर है। कौन सा? चिड़बिल माता मंदिर। चिड़बिल माता मंदिर एग्जैक्टली कहाँ है, कोई जानता है क्या? चलो यहाँ पे अगर हम बात करें भैरमगढ़, कहाँ पे बात कर रहे हैं? भैरमगढ़। सुने थे क्या? बीजापुर का एक तहसील है, कौन सा आपका? भैरमगढ़। और भैरमगढ़ का भैरम देव मंदिर याद रखेंगे। भैरमगढ़ का भैरम देव मंदिर, ये लो भाई, भैरम देव मंदिर। हाँ, भैरमगढ़ पामेर अभ्यारण्य भी है, वही भैरमगढ़ में आपका भैरम देव मंदिर। क्लियर है? ये आपके बस्तर ना वास्तविकता में आपके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ज़्यादा फेमस है। जलप्रपात और आपके नेचुरल सुंदरता के लिए ज़्यादा फेमस है। ज़्यादा धार्मिक स्थल इस प्रकार का प्रसिद्ध नहीं है। और प्रसिद्धि भी है तो उनका अपना एक जनजाति देवी देवता है, उनका एक अलग अपना महत्व है। इस प्रकार सही मायने में कहूँ
ये पूरे का पूरा आपका समाप्त होता है। कौन सा? पर्यटन। क्या हो गया ये? पर्यटन। ठीक है जी। चलो, अब अगर ये पर्यटन है एकदम जल्दी से लिखते चलेंगे आप लोग। नंबर एक लिखेंगे ईसाई धर्म। लिखेंगे आप ईसाई धर्म से संबंधित स्थल के बारे में लिखेंगे। ईसाई धर्म से संबंधित मैं कौन कौन सा स्थल बताते चला, चलो जल्दी करते चले, है ना। ईसाई धर्म से संबंधित स्थल नंबर 1, ईसाई धर्म से संबंधित स्थल याद करते चलो आप। ऊपर में कहीं पे कहाँ कौन सा जगह मिला आपका? कुनकुरी। कौन सा जगह मिला आपको? कुनकुरी। पक्का? नंबर 1। नंबर 2 कुनकुरी में याद रखेंगे एशिया कुनकुरी जसपुर, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। याद आ रहा है? नंबर दूसरा जगह क्या लिखेंगे? मत्कू द्वीप। ये लो भाई, मत्कू द्वीप मुंगेली। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है यहाँ। मत्कू द्वीप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या मैं? यहां तक समाप्त कर दूं, बस इतना ही है, 2 ही जगह ईसाई धर्म। चलो भाई, दूसरा हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल के बारे में बात करो, नो डाउट सबसे पहले तो आप लिखोगे सिरपुर। महासुन में कौन सा जगह है? सिरपुर। अच्छा, याद रखेंगे सिरपुर, और सिरपुर के बगल में लिखेंगे प्रतिवर्ष यहाँ पे बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है। क्या होता है? बौद्ध महोत्सव, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। दूसरा जगह आप याद रखेंगे डोंगरगढ़। क्या याद रखेंगे? डोंगरगढ़। यहाँ प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन होता है। क्या याद रखेंगे? यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन। ये लो भाई, बौद्ध सम्मेलन। यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बौद्ध महोत्सव, सब अलग अलग है, कहीं पे बौद्ध सम्मेलन है, कहीं पे बौद्ध महोत्सव है। अच्छा, तीसरा एक और जगह लिख देता हूं, भोंगापाल। लिखा है क्या अभी? भोंगापाल, कोंडागांव, वहां पे खंडित बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुआ है। लिख पा रहे हैं साथ ही साथ कि पीछे पीछे आ रहे हो? ठीक, भोंगापाल, कोंडागांव, खंडित बौद्ध प्रतिमा। आगे बढ़ूं क्या मैं? चौथा एक जगह याद रखेंगे मैनपाट। मैनपाट में है तिब्बती, और तिब्बती होते हैं बौद्ध धर्म के से संबंधित, बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो मैनपाट में याद रखेंगे बौद्ध भिक्षुक मिलेंगे आपको। मैनपाट में बौद्ध भिक्षुक मिलेंगे। ये लो भाई, क्या मिलेंगे यहाँ पे? बौद्ध भिक्षुक। ये लो भाई, बौद्ध भिक्षुक। चलो भाई जल्दी आ जाओ आप लिखेंगे जैन धर्म से संबंधित स्थल के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैन धर्म से संबंधित स्थल शुरुआत करूं क्या मैं? जैन धर्म से संबंधित स्थल सबसे पहले आप लिखोगे महेशपुर। याद आ रहा है? महेशपुर कहाँ है जी? सरगुजा का महेशपुर, जहां पे वृषभनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है। सही बोल रहा हूं क्या मैं? महेशपुर जिला है आपका सरगुजा। वृषभनाथ की प्रतिमा लगता है, लिख लिया करो, जितनी बार लिखोगे उतने बार याद होगा। नंबर दूसरा, अगर महेशपुर के बाद मैं जैन धर्म से संबंधित जगह बात करूं, याद रखेंगे गुंजी, या इसी को क्या बोलूंगा मैं? दमोदरहा। याद आ रहा है क्या? क्या है फेमस है जी गुंजी या दमोदरहा? क्या है? ऋषभ देव की, ऋषभ देव से संबंधित स्थल, ऋषभ देव वहां पे पहुंचे हुए थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर से संबंधित स्थल है ये। क्लियर है? अगर एक और जगह की बात करूं, याद रखेंगे धनपुर। सुने थे क्या? गौरेला पेंड्रा मरवाही में जगह कौन सा है? धनपुर। और धनपुर में क्या है आपका? क्या बताया था जी मैं? बेनी बाई की प्रतिमा, जैन धर्म से संबंधित बेनी बाई की प्रतिमा। अच्छा, चौथा अगर मैं बात करूं, चौथा जैन धर्म से संबंधित स्थल याद रखेंगे नगपुरा। याद आ रहा है क्या? नगपुरा, पार्श्वनाथ की प्रतिमा। नगपुरा में क्या याद रखेंगे? पार्श्वनाथ की प्रतिमा। नगपुरा में याद रखेंगे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर,
अच्छा, नगपुरा कहाँ याद आ रहा है जी? दुर्ग। कहाँ पे? दुर्ग। नंबर 5वां अगर इसी में मैं बात करूं आपका नगपुरा के बाद, अभी मैंने बताया जगह आरंग, बताया क्या? भांडल देउल जैन मंदिर, आरंग में भांडल देउल जैन मंदिर याद आ रहा है? महावीर स्वामी की प्रतिमा, जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर स्वामी की प्रतिमा। चलो भाई, अगर मैं और बात करूं तो याद रखो आप, एक जगह मैंने बताया कुम्हारी, कैवल्य धाम, सभी 24 तीर्थकरों का मंदिर, कैवल्य धाम, कुम्हारी, पढ़े थे यही सब जगह जैन धर्म से संबंधित। पढ़ने का ये तरीका होता है। अच्छा चलो भाई, हम लोग अब हेडिंग डालते हैं, मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन सा है? मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल कौन कौन सा है, इनके बारे में बात करते हैं। और ऊपर से ही स्टार्ट करता हूं मैं। और अब बात करो नंबर 1 तकिया, याद आ रहा है क्या? ऊपर में ही लगता है तकिया, याद रखेंगे तकिया, सरगुजा। कौन सी जगह है? तकिया, बहुत फेमस है जगह तकिया। अच्छा, अगर मैं दूसरे जगह के बारे में बात करूं, याद रखो मूसे खां की दरगाह। कौन सी जगह याद रखेंगे? रतनपुर। तकिया के बारे में बात करूं, याद रखेंगे सरगुजा, अंबिकापुर के पास है। मूसे खां की दरगाह रतनपुर, पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? तीसरा अगर मैं बात करूं, तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फेमस है लुथरा शरीफ। सुने थे जी? कहां पे पढ़ाया था मैं इनको? पक्का बिलासपुर। लो भाई बिलासपुर, लुथरा शरीफ आप याद रखेंगे बिलासपुर। मुस्लिम धर्म से संबंधित स्थल ये 3 बहुत फेमस है। और एक आध कुछ याद आ रहा है क्या कहीं पे? 3 याद रखेंगे जहां की मान्यता बहुत है। अच्छा, ये हो गया मुस्लिम धर्म से संबंधित। अगला आप याद रखेंगे कबीर पंथ, कबीर पंथ से संबंधित स्थल। और कबीर पंथ से संबंधित स्थल के बारे में बात करो तो नंबर 1 जगह मैं बोलूंगा कुदुरमाल। कौन सी जगह बोलूंगा? कुदुरमाल। सुने थे क्या? कुदुरमाल कहाँ है? कोरबा। क्या याद रखेंगे? कुदुरमाल। कुदुरमाल आप याद रखेंगे कोरबा में है और उग्र नाम साहेब से संबंधित स्थल है। अगर मैं दूसरा बात करूंगा कुदुरमाल, उसके बाद मैं एक जगह याद करो, आज पढ़ाया हूं, इसका नाम है दामाखेड़ा। कौन सा जगह है? दामाखेड़ा। दामाखेड़ा में क्या याद रखेंगे जी? चूड़ामणि साहेब। पहले तो याद रखें दामाखेड़ा कहाँ है? बलौदा बाजार। ये लो भाई, मैं लिख दिया बलौदा बाजार, दामाखेड़ा। याद रखेंगे चूड़ामणि साहेब से स्थल है। क्लियर है? चलो भाई, एक और मैं भी बिल्कुल लिख देता हूं यहाँ पे, सतनाम पंथ से संबंधित, सतनाम पंथ से संबंधित स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। और सतनाम पंथ से संबंधित स्थल के बारे में चर्चा करूं तो बिल्कुल आप याद रखेंगे गिरौदपुरी। कौन सा जगह याद रखेंगे? गिरौदपुरी। ये लो भाई, गिरौदपुरी जगह है आपका, गिरौदपुरी। सुने थे क्या? बलौदा बाजार कहाँ पे है? जहां पे सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास का जन्म हुआ। इनसे संबंधित और भी अन्य जगह हैं वैसे, कोई बता सकते हो सतनाम पंथ से संबंधित और अन्य फेमस जगह? इनके पुत्र का एक समाधि स्थल है चेटवा धाम। चटवा नहीं, चेटवा, चेटवा है। हाँ, तो दूसरा याद रखेंगे आप, दूसरा सतनाम पंथ से संबंधित एक और जगह है चेटवा धाम। कौन सा जगह है? चेटवा धाम। याद रखेंगे सतनाम पंथ से संबंधित एक ही हो रहा था करके एक और आपको मैं बता दिया, चेटवा धाम। मेला लगता है प्रतिवर्ष यहाँ पे। जैसे गिरौदपुरी गुरु घासीदास जी से संबंधित है, तो ये जो चेटवा धाम है उनके पुत्र से संबंधित उनके समाधि स्थल है चेटवा धाम, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। करेंट अफेयर में मैं डाला भी था इनको, दीपावली से पहले वाले करेंट अफेयर में। खैर, करेंट अफेयर पढ़ने से भी ये सब चीज़ आपका रिपीट होता है। ये तो थोड़ा स्पेशल है, सभी अन्य धर्म से संबंधित। और आपको पता है इसके बाद जो बच गया वो सभी किससे संबंधित है?
हिंदू धर्म से संबंधित स्थल है। क्लियर है जी? चलो अब छोटे छोटे जो चर्चा है वो याद रखेंगे। नंबर 1 कभी आप सुनोगे पढ़ते पढ़ते, उसका नाम है संरक्षित स्मारक। क्या सुनेंगे आप? संरक्षित स्मारक। संरक्षित स्मारक के बारे में बात करते हैं। और संरक्षित स्मारक का मतलब आप बिल्कुल शब्द से समझ सकते हो। जिस स्मारक को संरक्षित घोषित कर दिया गया, डेफिनेटली उनके देख रेख रख रखाव का जिम्मेदारी पूरा सरकार का होगा। अच्छा, अगर ये संरक्षित स्मारक घोषित करने की अगर बात की जाए तो 3 तरीके से होता है। नंबर 1 यूनेस्को घोषित कर दे। कौन घोषित कर दे? यूनेस्को। ये लो भाई, यूनेस्को घोषित कर दे संरक्षित स्मारक है। दूसरा एक होता है या तो केंद्र सरकार घोषित कर दे। ये लो भाई, केंद्र सरकार। या दूसरा है राज्य सरकार घोषित कर दे। अब ऐसे घोषणा करने के आधार में आप समझ सकते हो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जो घोषणा करेगा उनकी जिम्मेदारी रहेगी उनके देखरेख करने की, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो आपको अब मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा कोई जगह नहीं है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हो। पूरे देश में 40, पूरे देश में कितने? 40। अपने यहाँ एक भी नहीं, याद रखेंगे 0। केंद्र सरकार द्वारा घोषित संरक्षित स्मारक या स्थल छत्तीसगढ़ में संख्या है 47। और अगर हम बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा घोषित है 57। चलो, ये एक थोड़ा चर्चा का विषय बनता है। अब एक योजना का नाम सुनेंगे, याद रखेंगे। उस योजना का नाम है प्रसाद योजना। कभी बताया था क्या? थोड़ा बहुत बताया था। योजना कौन सा है? प्रसाद योजना। सुने थे ना? मेरे ख्याल से पर्यटन पढ़ाते पढ़ाते मैंने प्रसाद योजना के बारे में बताया था। और अगर मैं बात करूं, ये योजना जो है वो प्रारंभ हुआ था, ये योजना के प्रारंभ में बात करूं 2014-15 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2014-15 में योजना प्रारंभ हुआ। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया योजना है। पूरे भारत देश के कुछ प्रसिद्ध फेमस जगहों को चिन्हांकित कर उसको पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए प्रसाद योजना प्रारंभ किया गया है। पहले तो याद ही रखेंगे प्रसाद योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन। डेफिनेटली इसीलिए उसमें चर्चा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात हमारे लिए है कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में छत्तीसगढ़ से एक स्थल शामिल है और वह जगह है डोंगरगढ़। क्या याद रखेंगे? क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ से एक स्थल शामिल है, एक जगह शामिल है इस प्रसाद योजना में। और एक जगह जो शामिल किया गया है, एक जगह जो शामिल है, डेफिनेटली मैं चर्चा कर लिया हूं। जगह कौन सा है? डोंगरगढ़। और कल मैंने बताया डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पर्वत के बीच में श्री यंत्र बनाया जाना है। और इस प्रकार उसको मतलब प्रसाद योजना के तहत पूरे केंद्र सरकार के पर्यटन के केंद्र में हमारा डोंगरगढ़ आने वाला है। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उनकी योजना में हमारा एक योजना शामिल है। अगला और हम बात करते हैं एक योजना के बारे में, आप सुनेंगे पर्यटन से संबंधित, जिसका नाम है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना। ये लो भाई, एक और योजना स्वदेश दर्शन योजना। अच्छा, एक बात मैं आप लोग बताना भूल गया, ये प्रसाद योजना भी केंद्र सरकार का है और ये स्वदेश दर्शन योजना भी आपका केंद्र सरकार का है। दोनों के दोनों योजना आपका केंद्र सरकार का ही है, उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इस योजना के प्रारंभ की बात करूं तो याद रखेंगे ये योजना भी आपका 2015 में प्रारंभ हुआ है। ये योजना भी आपका 2015 में प्रारंभ हुआ है। नाम है स्वदेश दर्शन योजना, केंद्र सरकार की योजना है। अब आपको ये बात जानना है कि इस स्वदेश दर्शन योजना में करना क्या है। सरकार ने क्या है प्लान बनाया है कि थीम बेस्ड पर्यटन को बढ़ावा देना है। थीम बेस्ड, ये थीम बेस्ड पर्यटन का मतलब क्या होता है? जैसे कि थीम बेस्ड पर्यटन बनाना है। थीम बेस्ड जैसे इसका मतलब है ट्राइबल एक थीम हो गया। इसका मतलब बस्तर में ट्राइब्स लोग कैसे रहते हैं,
उससे आपको दर्शन कराने हैं। तो लोग क्या करेंगे, ऐसा बढ़िया वहां पे लॉजिंग फूडिंग का व्यवस्था कर देंगे, बढ़िया रिसोर्ट बना देंगे। अब पूरे का पूरा घर जनजातियों जैसा घर होगा। अगर आप पर्यटन में जा रहे हैं तो आपको वही महसूस कराया जाएगा, खाने में भी वही परोसा जाएगा, परोसने वाले भी जनजाति लोग होंगे। पूरे का पूरा वेशभूषा, नृत्य, गीत, पूरा का पूरा थीम बेस्ड है, एक ट्राइबल टूरिज्म, ये पूरे का पूरा थीम बेस्ड है। नंबर एक, ग्रामीण कल्चर, जैसा ग्रामीण कल्चर होता है वैसा ग्रामीण कल्चर को लेकर एक थीम बनाया गया है। एक आपका इको एथेनिक रिसॉर्ट बनाया जा रहा है, नाम सुने होंगे, इको एथेनिक रिसॉर्ट, मतलब जंगल के बीच में आपको रहने का व्यवस्था करवाया जाएगा आपके लिए। जंगल के बीच में पूरे के पूरा हर चीज पेड़ पौधे से बना हुआ रहेगा, आपका घर भी वैसी बनेगा, आपको लगेगा जंगल के बीच में ही रख रहे हो। वहां पे आपको पूरी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी, जंगल के बीच में कुछ दिन आपके रहने का व्यवस्था। सरकार पहले से ऐसा जगह डेवलप करके रखेगा और आप वहां पे रहो, जाकर रहोगे। तो आपको जनजाति पर्यटन का आनंद लेना है तो वैसा थीम बेस्ड रहेगा। ट्राइबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा स्वदेश दर्शन योजना में। ग्रामीण पर्यटन बनाया जाएगा, पूरा गांव बनाया जाएगा, जैसे गांव में रहन सहन होता है, जैसे आंगन होता है वैसा बनाया जाएगा। या इको एथनिक रिसोर्ट बनाया जाएगा, जंगल के बीच में आपके लिए रहने का व्यवस्था करवाया जाएगा। बिल्कुल आप उसके लिए पे करेंगे और आपको ऐसा दर्शन कराया जाएगा। थीम बेस्ड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2015 से स्वदेश दर्शन योजना प्रारंभ किया गया है। और ये तो ट्राइबल एरिया है, हमारे यहाँ पे भी ट्राइबल सर्किट बनाया जा रहा है। और स्वदेश दर्शन योजना में अब तक 13 जगह बनाए गए हैं, 13 जगह चिन्हांकित हैं और उसमें से लगभग 8 जगह बनाए जा चुके हैं। 13 जगह चिन्हांकित किए गए हैं जहां पे ऐसे आपको ट्राइबल सर्कल, रूरल सर्कल, इको सर्कल बनाए गए हैं। कुछ नाम मैं बोलता हूं, आप सुने होंगे, कुछ नाम बोलता हूं। जैसा आपने सुना होगा धनकुल एथनिक रिसोर्ट कोंडागांव, सुने थे क्या? नहीं सुने थे, बहुत फेमस है धनकुल एथनिक रिसोर्ट कोंडागांव। अगला एक और लिखेंगे आप लोग, सरोरा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट, सरोरा दादर बैगा एथनिक रिसोर्ट। अगर इस जगह के बारे में बात करूं तो यह है कबीरधाम में। कुर्दर हिल इको रिसोर्ट, कुर्दर हिल इको रिसोर्ट, ये बना है आपका बिलासपुर में। एक लिखेंगे नेचर ट्रेल चित्रकूट में, नेचर ट्रेल चित्रकूट में। ऐसे 13 जगह बनाए जा रहे हैं। नेचर ट्रेल चित्रकूट मतलब आपको जनजाति कराने के लिए, ग्रामीण परिवेश से आपको रूबरू कराने के लिए, आपको पर्यावरण के बीच में रहकर रूबरू कराने के लिए आपको ऐसे एथनिक रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जगह चिन्हांकित हो गए हैं? 13, और लगभग 8 में अब तक बनाए जा चुके हैं। पर्यटन को जब पढ़ा जाता है तो पर्यटन से संबंधित इन सब चीज़ों को भी याद रखना है, उनमें कौन कौन सा करेंट अफेयर से संबंधित स्थल है। और याद रखना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने गुजरात सरकार के साथ टाई अप किया हुआ है, MOU साइन किया हुआ है। आप कभी गढ़ का लेवा जाना, जो पर्यटन का जो ऑफिस बना हुआ है, पर्यटन का जो ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में देखना गुजरात का थीम बना हुआ है, गुजरात और छत्तीसगढ़ का थीम। हमने किसके साथ टाई अप किया? अच्छा, कब किया था जानते हो? जब यहाँ था भाजपा सरकार। और कल आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अभी कौन सा पर्यटन नीति लागू है? प्रश्न समझ में आया? छत्तीसगढ़ में अभी कौन सा पर्यटन नीति लागू है, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने पर्यटन नीति लाए गए हैं? दूसरा प्रश्न, सुने थे नाम कि नाम ही नहीं सुने थे? उद्योग नीति सुने हो ना, जैसे
वैसे पर्यटन नीति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा करेंट अफेयर है भाई पिछले साल का। समझ में आया? इतना हो गया, पर्यटन समाप्त।